स्वागतम्। तत्र काव्यप्रकाशस्य षष्ठ उल्लासं यावत् ये विषयाः तत्र विवेचिताः सन्ति ते अस्माभिः समीक्षिताः। विशेषतया तत्र काव्यभेदाः आचार्यमम्मटेन यत् प्रतिपादयिताः तेषां विवेचनं जातम्। इदानीम् अस्माभिः सप्तमोल्लासः पाठ्यते विवेच्यते वा। आज हम काव्य प्रकाश का सातवां उल्लास पढ़ने जाएंगे। सातवें उल्लास में काव्यगत तत्वों में से अन्यतम दोष का विवेचन आचार्य मम्मट ने किया है। आचार्य मम्मट ने प्रथम उल्लास में ही अपने काव्य लक्षण निरूपण में उन्होंने इस दोष नामक जो काव्यगत तत्व है इसका नामक ग्रहण किया था कि तददसौ शब्दार्थो सगुणा बनलम कृति पुनः क्वापि। ये जो काव्य लक्षण है इस काव्य लक्षण में ही उन्होंने दोष का जिक्र किया है। यद्यपि दोष एक नकारात्मक तत्व है, सकारात्मक तत्व नहीं है, पॉजिटिव थिंग नहीं है, नेगेटिव थिंग है। परंतु सकारात्मक तत्वों की पहचान नकारात्मक तत्व से भी होती है, क्योंकि जब तक उसका विपरीत व उसका सामने कोई ऐसा तत्व उपस्थित न हो तब तक मूलभूत जो तत्व है उसका प्रकाशन नहीं हो पाता। जैसे बिना रात्रि के दिन का प्रकाश होना व दिन का बोध होना संभव नहीं है। दिन की दिवस की जो महत्ता है, दिन की जो चारुता व उपादेयता सिद्ध होती है किससे? रात्रि की सत्ता से, रात्रि की उपस्थिति से। अगर रात्रि नहीं रहे तो दिन की अनुभूति हमें नहीं हो पाएगी। सुख की अनुभूति दुख की सत्ता में ही होती है। सुख का आनंद अनुभव व सुख की उपलब्धता व सुख की उपादेयता, सुख की महत्ता दुख की अवस्थिति में ही होती है। अगर दुख किसी को नहीं आए जीवन में, वो सुख का अनुभव उससे नहीं हो पाएगा। सुख क्या तत्व है वो पहचान नहीं पाएगा। दुनिया का नाम है संसार, वो द्वंद्व से बना हुआ। हर चीज़ में दो चीज़ देखो, पुरुष स्त्री, सुख दुख, दिन रात ऐसे बनाया है। इसलिए अपोजिट जो उसकी विरोधात्मक सत्ता, जो उसकी अवगुणात्मक सत्ता, जो नकारात्मक तत्व, उसका भी होना जरूरी है। काव्य के काव्यत्व को ग्रहण करने के लिए व काव्य के काव्यत्व को समझने के लिए, काव्य की काव्यत्व की महत्ता को समझने के लिए, उसकी उपादेयता को समझने के लिए दोष को भी समझना जरूरी है। तभी तो आचार्य मम्मट ने तरसो शब्दार्थो सगुणा बलम प्रति पुनः क्वापि ये कहा है। ये जो छोटी छोटी तत्व है ना, छोटी छोटी बातें हैं ना, ये असली दर्शन है। भाई आचार्य मम्मट ने काव्य लक्षण कर दिया, दोष रहित गुणयुक्त और सर्वत्र सालंकार, कहीं अलंकार नहीं हो, शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं। ये काव्य लक्षण और पढ़ लिया। सामान्य रूप से ये अर्थ होता है, लेकिन इसमें इस प्रकार विशेषणों को क्यों प्रयोग किया आचार्य मठ ने, ये चिंतन करने की बात, ये समझने की बात है। यही हमारे अध्ययन का विशेष महत्व है। हम जो आज विवेचन कर रहे हैं, आप लोग बैठे हैं, हम लोग विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, यही इसमें क्या उद्देश्य है आचार्य मठ का, इस प्रकार क्यों प्रयोग किया। नहीं कहते क्या दोषों, नहीं कहते क्या नहीं चलता, चल जाता। जैसे कि दूसरों ने कहा
किसी ने थोड़ी कहा दोष रहित ऐसा, और किसी आचार्य ने नहीं कहा, बोल आचार्य मम्मट ने कहा। इसलिए तो आचार्य मम्मट का जो काव्य लक्षण है अत्यंत उपाधिपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, परिमार्जित परिष्कृत है, साधु है। उन्होंने बहुत कुछ सोच बूझ कर 3 विशेषणों का प्रयोग किया है, ऐसे प्रयोग नहीं किया। इसीलिए अदोषो कहा कि भाई दोष का जो है उसका न होना शब्द और अर्थ में वो काव्य के काव्यत्व को सिद्ध करता है। दोष का नहीं होना, किस रूप में होना नहीं होना, उस पर भी बहुत बड़ा विचार विमर्श हुआ है। दोष नहीं है ऐसा नहीं चल पाएगा। भाई संसार में ऐसे कोई तत्व है क्या, कोई चीज़ है क्या कि इसमें दोष नहीं हो? किसी भी कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य हो, कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी, जैसे हम लोग हैं सभी मनुष्य हैं, XYZ उपाध्याय पूर्णचंद्र मैं खुद ही कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या दोष नहीं है? अगर मैं ही कहूँगा मेरे अंदर दोष नहीं है, मैं संपूर्ण रूप से निर्दोष हूँ, तो फिर मैं झूठ बोलता हूँ ऐसा, या तो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अगर मैं कुछ अपने आप को समझता हूँ तो जरूर मैं स्वीकार करूँगा मेरे अंदर भी दोष हैं, कि निर्दुष्ट तत्वम सर्वथा कदाचित असंभाव्यम। निर्दोषतः किसी तत्व में न होना ऐसा संभव नहीं, दोष जरूर हो। बस यही है, किसी में अल्प है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। यही आचार्य मम्मट का कहने का अर्थ है। दोष तो होना जरूरी है, परंतु वो दोष कहाँ तक होना चाहिए, किस रूप में होनी चाहिए? सामान्य रूप से दोष होगा, लेकिन ऐसा दोष नहीं हो जो कि उसकी मूल तत्व को नष्ट कर डाले। यही उद्देश्य है। इसी बात को कहने के लिए अदोष हो तो वहाँ कह दिया, लेकिन यहाँ जब दोष का स्वरूप, दोष के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं, तब वो उस बात को कहते हैं दोष तो काव्य में जरूर होंगे। क्योंकि आप देखिए जो अदोष विशेषण प्रयोग किया ना, उसके 100 साल बाद 12वीं शताब्दी, ये 11वीं शताब्दी के आचार्य मम्मट 11वीं शताब्दी के, और कश्मीर के रहने वाले, और विश्वनाथ कविराज उत्कली हैं, और 12वीं शताब्दी 100 साल बाद आते हैं और साहित्य दर्पण का प्रणयन करते हैं। वहाँ वो बहुत बड़ा प्रश्न उठाते हैं, बहुत बड़ा ये कहते हैं आचार्य मम्मट ने ये अदोष को कैसे कह दिया। यही बात जो मैं कह रहा हूँ आपको कि दोष तो किसी में दोष सर्वथा दोष का अभाव होना ऐसा संभव नहीं है, फिर कैसे कह दिया? फिर इस सब दोषों ऐसे करके कई बात दे करके खंडन किया, वो अलग बात है। लेकिन अब सामान्य रूप से मैं कहूँगा ये जो दोषों कहने का उद्देश्य आचार्य मम्मट का क्या था, नहीं ये उद्देश्य है जो अभी सप्तम उल्लास में पढ़ने जा रहे दोषों स्वरूप में वो बता रहे हैं क्यों वो दोषों कहने का। कि दोष तो होगा काव्य में जरूर, परंतु उस दोष नामक जो तत्व है वो किस रूप में उसकी सत्ता होनी चाहिए, किस रूप में नहीं होनी चाहिए। इसलिए दोष स्वरूप में ये क्लियर हो जाता, साफ साफ परिष्कृत हो जाता। क्योंकि दोषापकर्षका रसापकर्षका दोषा रसापकर्षका। दोष क्या होते हैं? रस के अपकर्षक होते हैं। रस क्या है? रस ही तो सब कुछ है। रस क्या है? ना काव्य की आत्मा है। क्लियर है, आप जानते हो वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहे, या किसी भी रूप में कहे सभी आचार्य क्या कहते हैं? ना रस काव्य की आत्मा है। जैसे हमारे शरीर में अंगी आत्मा है, आत्मा के बिना हमारा शरीर जो हाथ पाँव मुख इत्यादि जो शरीर है, ये शरीर क्या है? निरर्थक है, इसकी कोई उपाय देता नहीं है जब तक आत्मा नहीं बैठा है। बिना आत्मा के ये शक्ति ही शरीर काम नहीं करेगा। तो रस तो काव्य की आत्मा है। तो दोष जैसे हमारे अंदर जो दोष रहते हैं, काणत्वादि दोष, शरीर में किसी कोई काना है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई और दूसरे दोष होते हैं, कोई थोड़ा तुतलाता है, कोई थोड़ा कम समझने वाला होता, कोई थोड़ा ढंग से बोल नहीं पाता। इस प्रकार कई प्रकार छोटे मोटे दोष होते हैं। पर तो ऐसा दोष हो जैसे हम किसी लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं, लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं, क्या सर्वांग सुंदरी सर्व विश्व सुंदरी कोई मिल जाए या विश्व सुंदर युवक मिल जाए, ऐसा तो संभव नहीं होगा। थोड़ा बहुत तक कम होगा। एवरेज हम देखते हैं या कुंडली मिलाते, कुंडली में थोड़ा बहुत दोष भी होता है, या थोड़े बहुत दोष है चल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई दोष नहीं हो जो कि प्राणघातक हो जाए। तो उस दोष को फिर अपरिहार्य हो जाता, फिर हम क्या करते हैं? तो उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। जिस लड़की के कुंडली में अगर ऐसा कोई दोष हो, उस लड़के की जान चली जाए,
बाकी उस लड़के की कुंडली में ऐसी कुछ तत्व हो, कोई ग्रह बैठा हुआ हो जो लड़की की जान को खतरा हो, तो फिर वहाँ शादी नहीं की जाती। और छोटे मोटे दोष होते हैं उसको उसकी विधान करके उसको हे कर दे। भाई जिंदगी में तो चलता है ऐसे। तो उसी प्रकार काव्य में भी दोष होते हैं, लेकिन वो दोष छोटे मोटे जो दोष है, जैसे शरीर में दोष होते हैं, हमारे आत्मा के लिए अनुपकारक होते हैं, वो चल जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है, उसको पूरा नष्ट कर देने वाले, समूल नाश करने वाला कोई दोष हो, उस दोष को क्या कहते हैं, वो उसको परित्याग करना अपरिहार्य है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसी प्रकार ये रसो स्वरूप में यही बात आचार्य मम्मट कहने जा रहे हैं। समझ में आया क्या कहते हैं? आप देखिए दोषो स्वरूप निरूपण करते हुए और उसके प्रकार बताएंगे। सामान्य रूप से जो दोष का निरूपण कर रहे हैं, यही इनका तात्पर्य है कि काव्य में दोष तो होगा ही, लेकिन वो कहाँ नहीं होना चाहिए, इस स्वरूप में क्लियर हो जाता। कहते हैं कि काव्य स्वरूपम निरूप्य दोषाणम सामान्य लक्षणम आह। काव्य स्वरूप छठे उल्लास तक जो है काव्य के स्वरूप बताया, काव्य के भेद, भाई ध्वनि काव्य, फिर मध्यम काव्य, फिर अधम काव्य या चित्र काव्य, इनको सब विवेचन किया। इसके बाद दोष जो विशेषण है, 3 विशेषण बताया था। अदोषो सगुणो अलंकृति पुनः प्राप्ति, एक एक करके लेंगे। सबसे पहले अदोषो, दोष रहित। ये दोष क्या है कि दोष का राहित्य शब्दार्थ हो काव्यत्वम इति आप बोल रहे हैं, ये दोष क्या है? तब ये कह रहे हैं मुख्यार्थ हतिर्दोषः रसश्च मुख्यः तदाश्रयाद् वाच्यः उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यास्तेन ते स्वपीसा। बोले मुख्यार्थ हतिर्दोषः, दोषस्य स्वरूपं निरूपयत आचार्य मम्मटेन तत्प्रतिपादयितं यत् लक्षणं मुख्यार्थ हतिर्दोषः। बस यही इसका लक्षण है। क्या? मुख्यार्थ हतिर्दोषः, मुख्य यह अर्थ स एव मुख्यार्थः तस्य हति एव दोषः। हतिर नाम अपकर्षकः, मुख्य अर्थ के जो अपकर्षक अनुपकारक वह दोष है। मुख्यार्थ क्या है ये समझने वाली बात। सामान्य रूप से मुख्यार्थ से आप क्या समझेंगे? अर्थ त्रिविधा पहले पढ़ चुके हैं, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्यश्च। वाच्यार्थ जो है मुख्यार्थ कहलाता है, और लक्ष्यार्थ गौणार्थ कहलाता है। अब व्यंग्यार्थ वो तो तीसरी शब्द शक्ति से निकलने वाला, अभिव्यक्त होने वाला, वो तो गूढ़ तत्व है, वह है व्यंग्यार्थ। जो व्यंजनागम्य, अभिधागम्य, अभिधेय वाच्यार्थ, लक्षणागम्य लक्ष्यार्थ और व्यंजनागम्य व्यंग्यार्थ। इस प्रकार आपने मुख्यार्थ से समझेंगे कि वाच्यार्थ। लेकिन यहाँ आचार्य मम्मट का कहने का अभिप्राय वो मुख्यार्थ केवल नहीं है। वाच्य रूपी जो मुख्यार्थ है वस्तुतः वो कौन है? रसस्वरूपा, रसरूपात्मक है, रसस्वरूपात्मक है, रस ही मुख्यार्थ है। इसलिए पहले वो कह चुके हैं सर्वेशा प्रायशोर्थान व्यंजकत्वम अपेक्षते। याद होगा एक कारिका मैंने पढ़ाया था, पहले समझाया था दूसरे या तीसरे उल्लास में, कि जितने भी अर्थ हैं, चाहे वाच्यार्थ हो, चाहे लक्ष्यार्थ हो, चाहे व्यंग्यार्थ हो, सभी अर्थों को भी व्यंजकत्व होता है, सभी व्यंजक बन जाते हैं। वाच्यार्थ भी व्यंजक बनता है, वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ निकलता, लक्ष्यार्थ भी व्यंजक बनता, लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ निकलता, व्यंग्यार्थ भी व्यंजक बनता, व्यंग्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ निकलता। एक एक करके उदाहरण भी बताया था उस समय। तो इसलिए वो कह रहे वाच्यार्थ जो है, जो कह रहे हैं वो वाच्यार्थ यह क्या है? मुख्यार्थ है। वो मुख्यार्थ किसके लिए कह लें? रस के लिए कह लें। रसरूप जो वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, क्योंकि वाच्यार्थ भी कई बार रसरूप में वो व्यंग्य रूप में भी आ जाता है, लक्ष्यार्थ भी व्यंग्य रूप में आ जाता है, व्यंग्यार्थ भी व्यंग्य रूप में आ जाता है। इसलिए वाच्य लक्ष्य व्यंग्य रूपात्मक जह रसः स एव मुख्यार्थः तस्य अपकर्षकः दोषः। इसलिए रस का वाच्य लक्ष्य व्यंग्य रूपी जो मुख्यार्थ है, उस रस का अपकर्षक जो है वह क्या है? दोष है। फिर कह रहे उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यास्तेन ते स्वपिसा। भले शब्दाद्याः, शब्दाद्या माने वर्ण और रचना, पद और रचना, वर्ण और रचना, ये भी क्या होते हैं? ये भी
परिगणित होते हैं। इनका भी अपकर्षक होता है दोष। उभयोपयोगिना, वाच्यार्थ और रस, वाच्य और व्यंग्य दोनों में उपयोगी में आने वाला है कौन? वर्ण और रचना। इसीलिए वर्ण रचना इन दोनों के भी, शब्दादियों का भी क्या होता है? अपकर्षक होता है कौन? दोष। इसीलिए इस प्रकार जो रस है, रस का जो अपघातक या अपकर्षक दोष है, वो दोष को वर्णन करने जा रहे हैं। इसीलिए इसके पहले, इसके बाद जो रस का भेद बताएंगे, पदगत दोष बताएंगे, वाक्यगत दोष बताएंगे, उसमें भेद उपभेद लेकर के सैकड़ों दोष होंगे, हजारों दोष होंगे, लेकिन उनकी इतनी उपादेयता नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से जो अंगी तत्व है, आत्म तत्व है, रस है। रस के अपकर्षक के साथ होने वाले जो दोष है, उस दोष तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे, कि रस दोष के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रस दोष को प्रतिपादन करना मुख्य उद्देश्य है कि इनका आचार्य में होगा। इसलिए हमारे पाठ्यक्रमों में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्या है न, सप्तम उल्लास में से केवल रस दोष और रस दोष का परिहार का पाठ्यक्रम में रखा गया है। यही यूजीसी नेट में भी इनके बारे में ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और सामान्य रूप से आप जानो पदगत, वाक्यगत इत्यादि दोस्तों, हजारों दोस्तों, उसको पढ़ेंगे तो केवल सप्तम उल्लास में हमारा 1 महीना चला जाएगा, हम उसको नहीं कर पाएंगे। मुख्य बिंदु पर हम आ जाएंगे। चलो अब कह रहे हैं इसकी वृत्ति में, देखिए समझा रहे हैं। बोले हति, जो मैंने बता दिया, मुख्यार्थ हतिर दोष है ना। हति का मतलब क्या है ना? अपकर्ष। अपकर्ष क्या है? ना अनुपकार, जो उपकार नहीं करने वाला, व उसका अवमूल्यन करना, उसकी मूल्यवत्ता को कम आंकना, कम कर देना, उसकी महत्ता को कम कर देना, उसकी रसवत्ता व उसकी महत्ता को नष्ट कर देना, ये होता है दोष। शब्दाद्या, शब्दाद्या का मतलब क्या है? अभी बताया। इत्यादि ग्रहणात् वर्ण रचनी, वर्णो रचना भी, उसका भी क्या होता है ना? यह अपघातक या अपकर्षक या अवमूल्यन कारक ऐसा दोष होता है। दोषानां रसापकारकत्वम् इति न्यायेन यदा दोषाः रसस्य अनुपकारकाः भवन्ति, रसस्य विघातकाः भवन्ति, काव्यात्मन रसस्य विनाशकाः भवन्ति, समूलं रसं नाशयितुं ते प्रयतमानाः परिलक्ष्यन्ते काव्ये, तदा एतादृशाः दोषाः किं करणीया? नैव हेयाः, अपितु ते अवश्यं ध्यान ध्येया, अर्थात तेषां दोषाणां अपसारणम अवश्यम करणीयम। ऐसे दोषों का उस काव्य में अपसारण होना नितांत आवश्यक है। अगर ऐसे दोष रहेंगे तो काव्य की काव्यता, काव्यवत्ता या महत्ता का, उसकी रसवत्ता को नुकसान होगा और काव्य काव्य नहीं कहलाएगा। और यहाँ पद दोष आदि दिए हैं, हम आगे बढ़ते, ये हमारा विवेचनीय विषय नहीं। पद दोष, वाक्य दोष से सैकड़ों दोष आ जाएगा। अब आप आ जाइए 82 द्व्यशीति कारिका, द्व्यशीति 82तम कारिका है, जो कि रसदोष से संबंधित कारिका है। ये विवेच्य है, इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे, फिर रसदोष परिहार करेंगे। ये जो कारिका है, इसमें कहते हैं 10 रसदोष होते हैं। जो मुख्यार्थ है, अर्थात वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य रूपात्मक जो रस है, उस रस के दोष कितने होते हैं? 10 दोष होते हैं। रस दोष 10 होते हैं। 10 दोषों का क्या है ना? परित्याग काव्य में होना चाहिए। वह 10 दोषों का, 10 दोषों का हमें क्या करना चाहिए? काव्य में नहीं हो, उसके प्रति कवि को यत्नवान होना चाहिए। अगर होते हैं तो उस काव्य में, काव्य की मूल जो काव्य तो है वह, उसमें कमी आ जाती है, उसकी गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है। कैसे 10 रोज कौन कौन है? कारिका देखिए, पहले व्यभिचारी रसस्थायी भावानम शब्दवाच्यता कष्टकल्पनया व्यक्ति रनुभाव विभावयो प्रतिकूल विभावादि
ग्रहोदीप्ति पुनः पुनः अकांडे प्रथनच्छेदो अंगस्याप्यतिविस्तृति अंगिनो ननुसंधानम प्रकृतीनां विपर्ययः अनंगस्याभिधानं च रसे दुषः स्यु ईदृशः। बोले रसे ईदृशः दोषः स्यु, रस में ऐसा दोष व ऐसे दोष हो सकते हैं, होते हैं, संभाव्य हैं। ऐसे 10 रस दोष होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 कौन है? न व्यभिचारी रसस्थायी भावानां शब्दवाच्यता। व्यभिचारी भाव, रस और स्थायी भाव, इन तीनों की जहाँ शब्द से वाच्यता हो जाती है, शब्द से अभिधेयता हो जाती है, शब्द से कथन हो जाता है, तो वहाँ रस दोष हो जाता है। तीनों का एक साथ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, इनमें से 2 का भी साथ हो सकता है। समझ में आ रहा? कहीं कहीं किसी काव्य में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव जो है 3 तत्वों को जो लेकर के रस की उत्पत्ति होती है, उनमें से वो करे व्यभिचारी भाव, रस और स्थायी भाव, 3 तत्व जो है। अनुभाव को अलग से कहेंगे। बोले जहाँ व्यभिचारी भाव, अनुभाव तो शब्दतः कथन हो सकता है, बोले व्यभिचारी भाव, रस और स्थायी भाव, अनुभव को नहीं लिया। ये 4 तत्व होते, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, तीनों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन यहाँ करे व्यभिचारी भाव, रस और स्थायी भाव। व्यभिचारी भाव, रस और स्थायी भाव, ये जो 3 हैं, इन तीनों का शब्दतः कथन नहीं होना चाहिए। व्यभिचारी भाव पहले पढ़ चुके हैं, जो नहीं आए थे वो समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा फिर ही बता देता हूँ, क्योंकि रस सूत्र की जो निष्पत्ति हुई थी, जो आचार्य भरत ने कहा था विभावानुभाव और व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, उसका बढ़िया विवेचन किया आचार्य मम्मट ने। 4 आचार्यों का लेकर के बहुत बढ़िया प्रसंग था वो, विवेचन किया। रस की उत्पत्ति के लिए जो 3 तत्व हैं, और 3 तत्वों के आधार पर रस होता है। रस तो प्रतिपाद्य है, वह विषय है, और उसको क्या कहते हैं, लक्ष्य कहेंगे, प्रतिपाद्य कहेंगे, विषय कहेंगे, और उपादान उसके जो तत्व रूप में कौन आएंगे? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी। विभाव क्या होता है ना, 2 भाव में, एक आलम्बन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। और अनुभाव क्या होता है ना, अनुभव कार्य रूप, विभाव जो है कारण रूप। कहा था ना, लोक में जो कारण कार्य सहकारी भाव होते हैं, वही अलौकिक रूप से काव्य नाट्य में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहलाते हैं। आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव जो कारण रूप हो गए, नायक नायिका आदि क्या हो गए? विभाव। आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, चांदनी रात हैं, एकांत जगह, नदी का किनारा, ये सब क्या है?